अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ विजुअल क्लिप्स देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम की हिस्ट्री और हम स्टार्ट करेंगे कदीम यूनान के जो डेमोक्राइटस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था। डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट था, जिसने एक फ़िलासफ़र था बेसिकली, जिसने ये तसव्वुर दिया था कि मैटर जो है वो बहुत ही नाकाबिले तकसीम ज़रात से, बहुत छोटे माइन्यूट ज़रात से मिलकर बना है, जिनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। उसने इन वर्ड को उस जर्रे को एटम से मंसूब किया था। एटम का लफ्जी माना था इनडिविजिबल या अनडिवाइडेबल, जिसको मजीद तोड़ा ना जा सके। एटम, इसका कहना था कि ये एटम हमेशा हरकत में रहते हैं और ना ही पैदा किए जा सकते और ना ही इन्हें ख़त्म किया जा सकता है। फिर सदियों बाद एक दूसरे साइंसदान आए, जॉन डाल्टन, जिन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पेश की। और जॉन डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक मैटर जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है, यानी कि एटम से मिलकर बना है। एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स यकसा या एक जैसी ही उनके वज़न रखते हैं और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स का वज़न मुख्तलिफ और खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। एटम्स आपस में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं और ये हमेशा एक मुकर्रर रेशो के साथ आपस में कंबाइंड होते हैं और इस रेशो की वजह से इनकी मुख्तलिफ कंपाउंड दुनिया में वजूद में आ जाते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की दुनिया में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा गया है। इस क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो हम इसके विजुअल क्लिप्स देखते हैं। ये ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब थी, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। जब इन कैथोड को और एनोड को इसने कनेक्ट किया, एनोड रेड कलर से, तो इसने रेड कलर वाली साइड के ऊपर, यानी कि एनोड वाली साइड के ऊपर एक ग्रीन कलर का ग्लो पैदा हुआ देखा जब बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। उसने समझ नहीं आई कि ये रेडिएशंस किस तरफ से आ रही हैं, तो उसने इस ट्यूब का डिज़ाइन चेंज किया और इस मतलब एनोड को उसने नीचे लगा दिया और कैथोड अपनी जगह पे रही। और जब बटन ऑन किया गया तो ही नोटिस दैट कि ग्लो जो है दोबारा उसी जगह पे पैदा हो रहा है, जिससे ये साबित हुआ कि ये रेडिएशंस एक्चुअली कैथोड से निकल रही हैं। अगर एनोड से निकल रही होती तो वर्टिकल का ग्लो पैदा होता, लेकिन ये उसी परपेंडिकुलर आ रहा था। इसने उस ग्लो के रास्ते में, जहाँ से रेडिएशंस आ रही थी, एक मेटल का पीस रखा और इसने नोटिस किया कि उस मेटल के पीस का शैडो कास्ट होता है बिल्कुल उस पीस के बिहाइंड, जिससे ये साबित किया उसने कि ये रेडिएशंस बेसिकली स्ट्रेट लाइन हरकत करती हैं और ये पार्टिकल हैं। अगर रेडिएशंस होती तो दे मे बी क्रॉस फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये रेडिएशंस नहीं है, ये सिंपली पार्टिकल्स हैं जो उसका शैडो कास्ट कर रहे हैं और ये स्ट्रेट लाइन हरकत करते हैं। विलियम्स क्रूक्स ने इसके बाद एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट की इस क्रूक्स ट्यूब के सराउंडिंग में, तो इसने नोटिस किया कि ये जो रेडिएशंस हैं ये नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे साबित हुआ कि नेगेटिव है। फिर इसने एक पैडल व्हील लिया और उसको भी इस ट्यूब में लगाया और ये पैडल का जो व्हील था, जब इसके ऊपर स्ट्राइक होती हैं वो रेडिएशंस, तो ये घूमने लग जाता है, रोटेट होने लग जाता है। इससे ये साबित इसने ये किया था इस एक्सपेरिमेंट से कि ये बेसिकली ये रेडिएशंस नहीं है, बट दे आर द बेसिकली पॉजिटिव, या दे आर बेसिकली पार्टिकल्स जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और जब ये स्ट्राइक होते हैं तो ये उसको जो पैडल व्हील है उसमें मैकेनिकल एनर्जी पैदा करते हैं और उसके लिए वजह से ये रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। जी, आए अब हम डिस्कस करते हैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, जिसको कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, जैसे या एनोड रेज भी कहा जाता है, या पॉजिटिव प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी इसको कहा जाता है। इसके लिए उसी क्रूक्स ट्यूब को रीडिज़ाइन किया गया और इस मरतबा जो ग्रीन कलर की आपको इसमें प्लेट नज़र आ रही है, ये कैथोड है, मीन्स के इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई, कैथोड को राइट साइड पे लगाया गया जो कि नेगेटिव है और इसके अंदर परफोरेशन की गई, सुराख कर दिए गए, इसको परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है। और दूसरी तरफ ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, दैट इज एनोड। और कैथोड और एनोड का सर्किट कंप्लीट करने के लिए प्रेशर को बहुत कम किया गया और इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया, लेकिन बहुत लो प्रेशर के ऊपर, बहुत चंद माइन्यूट प्रेशर के ऊपर इसको रखा गया। और जैसे ही ये बटन ऑन करते हैं और सर्किट कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और मूव होते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन गैस जो कि इस ट्यूब के अंदर मौजूद है। और जैसे हाइड्रोजन गैस से ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, आप देख रहे हैं कि एक जब कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जब वो हाइड्रोजन गैस से टकराता है तो आगे दो बन जाते हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन तो वही है जो निकल रहा है
कैथोड से, और दूसरा जब वो हाइड्रोजन से टकराता है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आता है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है वो मूव करता है कैथोड की तरफ, और कैथोड के अंदर जो सुराख हैं, जो होल्स बने हुए हैं, उन कैनाल्स में से, उन होल्स में से पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो है, पॉजिटिव पार्टिकल्स, वो निकल कर बैक साइड पर जाना शुरू हो जाते हैं और पीछे जाके जैसे स्ट्राइक होते हैं तो वहां पर ग्लो पैदा हो जाता है। इस परफोरेशन, क्योंकि इसमें होल्स में से आ रही है, इसमें से कैनाल्स बने हुए हैं, इस वजह से इसको कैनाल रेज भी कहा जाता है। इन कैनाल रेज के ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स लगाई गई, इनका चार्ज मालूम करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑन की गई तो ये रेडिएशंस डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे ये प्रूव हुआ कि इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जी, अब हम डिस्कस करेंगे एक बड़े अहम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को, जिसको रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने इसमें नोबेल प्राइज भी दिया था। इसने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इसने क्या किया था कि एक लेड का बॉक्स लिया जिसके अंदर यूरेनियम को रखा गया, या एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया जिसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। वो रेडिएशंस जो हैं वो जाके, अगर आप इसको सेटअप को आप समझें तो ये एक लेड का बॉक्स है, इसके अंदर यूरेनियम रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसमें से पार्टिकल्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकल रहे हैं, हर सिमत में जा रहे हैं। इस लेड के बॉक्स के अंदर उसने एक ओपनिंग रखी, एक सुराख रखा, जहां से एक अल्फा पार्टिकल 1 बाय 1 आउट होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं, बाकी तो सारे इस बॉक्स के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन जो इस सुराख में से निकलते हैं उनको आगे एक स्लिट की मदद से, स्लिट उसको कहा जाता है जो सारे पार्टिकल्स को इकट्ठा करती हैं और एक जगह पे मरकूज कर देती हैं। तो इन पार्टिकल्स को एक स्लिट की मदद से उसने गोल्ड की एक फॉइल ली, गोल्ड का एक 0.0004 सेंटीमीटर का या 210 नैनोमीटर का एक गोल्ड फॉइल बहुत बारीक सा लिया। उसके ऊपर इसने उन अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आप पता है कि ये हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होते हैं, यानी कि इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका मास भी तकरीबन 4 के करीब इसका एटॉमिक मास होता है। ये जब अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल पे टकराते हैं तो इसने एक चीज नोटिस की कि जब ये गोल्ड की फॉइल नहीं रखी हुई थी और ये सिर्फ प्लेट लगी हुई थी फ्लोरेसेंट स्क्रीन, तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे जाके स्ट्राइक हो रहे थे और ग्लो बिल्कुल स्ट्रेट जाके ग्लो पैदा हो रहा था फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जैसे ये गोल्ड की फॉइल रखता है तो इसने ये नोटिस किया कि कुछ पार्टिकल्स सीधे ही जा रहे हैं, मतलब बैक साइड के ऊपर गोल्ड फॉइल को क्रॉस करते हुए बैक साइड पर जाके टकरा रहे हैं, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, उनका एंगल चेंज हो गया है, और कोई किस्मत में से आप ये समझ लें कि 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा है जो रिबाउंड हो जाता है, जो वापस आके टकरा जाता है उसी स्लिट के साथ या बैक में आ जाता है। इससे इसने ऑब्जर्वेशंस क्या ली इस एक्सपेरिमेंट से? इससे इसने ऑब्जर्वेशंस ये बनाई कि ज्यादातर एटम का जो हिस्सा है वो खाली है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन और जो रिवॉल्व हो रहे होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स को रोक नहीं पाते और अल्फा पार्टिकल्स सीधे क्रॉस हो जाते हैं। और इस एटम में से एक हिस्सा ऐसा है, एक सेंट्रल पार्ट ऐसा है जो कि जिसमें एटम का सारा मास है और जिसके अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं। इसी वजह से जब पॉजिटिव प्रोटॉन्स के साथ अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं तो रिबाउंड हो जाते हैं और उसमें से क्रॉस होकर आगे नहीं जा पाते और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये होता कितनों में से? 12,000 में से कोई एक इलेक्ट्रॉन वापस आता है, वो कोई एक अल्फा पार्टिकल वापस आता है, मोस्टली आगे क्रॉस हो जाते हैं। इससे इसने ये प्रूव किया कि एटम का हिस्सा ज्यादातर 99.9% खाली है। एक सेंट्रल पार्ट है जो कि बहुत छोटा है, जिसके अंदर एटम का सारा मास मौजूद है। मास यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि आज एटम के अंदर 2 ही पार्टिकल मैसिव होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं और उस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। और इस तरह इसने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से इसने एटम का न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया था। और अब हमारे पास एक खाका आ गया न्यूक्लियस का और शेल्स का और प्रोटॉन